हम बायोडिग्रेडेबल ग्रेन्यूल्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड मटेरियल से बनता है। और इस ग्रेन्यूल्स की मदद से कोई भी कैरी बैग इंडस्ट्री, नॉर्मल प्लास्टिक कैरी बैग इंडस्ट्री अपने ही मशीन पे बायोप्लास्टिक की कैरी बैग का प्रोडक्शन कर सकेगा। वो भी विदाउट एनी चेंज इन मशीनरी। एंड वो बायो बैग कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड मटेरियल से बना हुआ है, थैलेट्स फ्री सर्टिफाइड है, और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये कभी हार्म नहीं करेगा, और एनवायरनमेंट के लिए ये कम्प्लीटली सेफ है। Hey Bindi, welcome and thank you for joining us on this interview and call. Can you tell a bit about yourself and what you're doing currently? Okay, so hello everyone, I am Bindi Patel, founder and director of Ecorec Private Limited. मैंने बीएससी और एमएससी गुजरात यूनिवर्सिटी से किया हुआ है इन बॉटनी सब्जेक्ट, और करंटली आई एम अ फाउंडर ऑफ इकोरेक्ट। सो इकोरेक्ट का मतलब है इकोलॉजिकली करेक्ट चॉइस। सो एट इकोरेक्ट हम बायोडिग्रेडेबल ग्रेन्यूल्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड मटेरियल से बनता है। और इस ग्रेन्यूल्स की मदद से कोई भी कैरी बैग इंडस्ट्री, नॉर्मल प्लास्टिक कैरी बैग इंडस्ट्री अपने ही मशीन पे बायोप्लास्टिक की कैरी बैग का प्रोडक्शन कर सकेगा। वो भी विदाउट एनी चेंज इन मशीनरी। एंड वो बायो बैग कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड मटेरियल से बना हुआ है, थैलेट्स फ्री सर्टिफाइड है, और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये कभी हार्म नहीं करेगा, और एनवायरनमेंट के लिए ये कम्प्लीटली सेफ है। And Bindi, can you talk a little bit more about कि Ecorec की शुरुआत कहाँ से हुई? Like, what was your inspiration to start Ecorec? ओके ओके सो जैसे मैंने बताया कि मैंने बीएससी और एमएससी गुजरात यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो इन एमएससी लास्ट ईयर ऑफ एमएससी 2019 में हमारे कॉलेज में ऐसे बहुत सारे कंपटीशन होते थे कि आपको कोई भी मनपसंद आइडिया के ऊपर पोस्टर या पीपीटी प्रेजेंट करना है, राइट। तो जब मैं स्टूडेंट थी ऐसी एक इवेंट आई और मैंने उसमें एक पोस्टर बनाया, और उसमें सिर्फ लिख दिया कि मुझे प्लांट बेस्ड मटेरियल से ऐसा कुछ बनाना है जो आज के प्लास्टिक को रिप्लेस कर पाए, राइट। एंड देन एक जूरी मेंबर आए और उन्होंने मुझे बताया कि ये आपने लिख तो दिया लेकिन क्या आप इसको प्रूव कर पाओगे। देन मैं जब घर पे आई तो कॉलेज की हर बात हम भूल जाते हैं, राइट, लेकिन वो बात मुझे याद थी उस दिन, और मैंने घर पे आके तुरंत ही वो सर्च किया कि ऐसा कुछ मतलब पॉसिबल है। और तब मुझे पता चला कि जो नॉर्मल प्लास्टिक है वो कितना हार्मफुल है और इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, और हम कभी नहीं सोचते यूज करने के पहले, राइट। हम सिंगल यूज प्लास्टिक कितना यूज करते हैं हर दिन, और वो हजारों साल तक, इवन हमारे मरने के बाद भी हजारों साल तक रह जाता है, राइट। सो वो शॉकिंग डेटा मुझे मिलने के बाद मेरी जो रुचि थी उसके ऊपर वो बहुत बढ़ती गई कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होगा और क्या पॉसिबिलिटीज है, राइट। और वैसे करते करते मैं किचन एक्सपेरिमेंट करने लगी फिर जब मैं कॉलेज में थी। तो लास्ट ईयर खत्म करना कॉलेज में दिन में, देन रात में आके जब घर पे सब सो जाए तब वो किचन एक्सपेरिमेंट करना कि प्लांट मटेरियल में से कुछ बनाने का, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे मैं ट्राई करती थी बायोप्लास्टिक की बैग्स बनाने के लिए। तो मुझे 3 महीने लगे वो किचन एक्सपेरिमेंट में, लेकिन आफ्टर 3 मंथ मैंने कंप्लीट एक बायो बैग बनाई थी जो कंप्लीटली मैन्युअली बनी थी, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट थी, वो इलोंगेशन देती थी, वो सील होती थी। जब मैं स्टूडेंट थी तो वो स्ट्रेटनर से सील करके देखती थी। वो चीजें होती है ना कि हमको एक इंटरेस्ट होता है और हम छोटे छोटे वो लैब ट्रायल या किचन एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, तो वैसे ही मैंने पता करा। देन उसके बाद मुझे जीयूसैट में इंक्यूबेशन सपोर्ट मिला जनवरी 2019 में, और वहां से मुझे चीजें पता चली कि स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। और मैन्युअल तो एक आइडिया को हमने प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन क्या इसको आगे ले जाने में और बिजनेस में कन्वर्ट करने में हमको ये मैन्युअल चीजें काम आएगी। तब पता चला कि नहीं आएगी, राइट, क्योंकि प्लास्टिक का मार्केट साइज भी बिलियन टन्स में होता है और आप कितना मैन्युअली उसको कवर कर पाओगे। और बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं मैन्युअल मेथड में। सो तब रियलाइज हुआ कि इसको कमर्शियल करना पड़ेगा, इसको मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन मैं सर्च आउट करने लगी आसपास की इंडस्ट्रीज में, और वहां पे देखने लगी। तो एज अ गर्ल मैंने कभी भी प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज नहीं देखी थी, इवन मुझे पता भी नहीं था कि प्लास्टिक के इतने सारे अलग अलग ग्रेड्स आते हैं और वो ग्रेन्यूल्स में से बनता है, मैंने कभी सोचा नहीं था, राइट। बट जब मैं विजिट करने लगी तब पता लगा कि कैसे सब लोग ये ग्रेन्यूल्स यूज करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, देन वो फिर से बैग्स बनाते हैं या दूसरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैंने सब वो फिजिकली नोटिस किया। तो कॉलेज से ज्यादा टाइम मेरा उसमें ज्यादा था।
उस टाइम पे, बट मैं बहुत एंजॉय करती थी क्योंकि मुझे बहुत जानने में इंटरेस्ट था वो सब चीजें, राइट। देन एक दिन आया कि एक पास में ही एक इंडस्ट्रीज थी, वहां पे बोला कि मुझे ऐसा एक ट्राई करना है, मैंने जो मेन्यू वाली ऐसी कुछ चीज बनाई है उसको आपके मशीन में ट्राई करना है। तो हम कैसा मतलब सोच लेते हैं जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं कि कितनी चीजें आसान होती है। तो पहले ही दिन ऐसा सोचा था कि जो मेन्यू वाली पाउडर बनाया हुआ है उसको बस उनके मशीन में हम डालेंगे ना, तो बस ग्रेन्यूल्स 5 मिनट में बन जाएंगे, क्योंकि मशीन तो बहुत फास्ट है और हमको तो सिर्फ मटेरियल डालना है। तो मतलब कितना आसान सोचा था कि जैसे ही डालेंगे और ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही मटेरियल डाला और जिस स्पीड से उनका मशीन और टेम्परेचर वगैरह चल रहा था, वो मटेरियल इतनी जोर से फूटा है, वो आवाज आज भी याद है, राइट। सो चीजें इतनी आसान नहीं होती है जब हम स्टार्ट करते हैं और जब हम सोचते हैं। तो तब पता चला कि जब जीरो से स्टार्ट करते हैं ना तो डायरेक्ट 100 पर नहीं जाते, जीरो से 1 2 3 और फिर न जाते हैं 100 तक। तो वो पहले ही दिन वो रियलाइज हो गया पहले ही ट्रायल में। और उसके बाद जब घर पे आई तो ऐसा था कि बस अभी तो करना ही नहीं है, क्योंकि मैं कभी हैंडल नहीं कर पाऊंगी इतने बड़े मशीन, इतनी जो मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, और मैं शायद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसके पास खड़े रहो तो भी कंपन होता है, राइट। सो ऐसा सोचा था, लेकिन जब भी मैं अकेली होती थी या घर पे आती थी और शांत बैठती थी ना, तब मुझे रियलाइज होता था कि नहीं, मुझे ये करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और वो शायद एक चीज थी जो मुझे मतलब प्रोग्रेस देती थी। और उसके बाद तुरंत ही मैं सोचती थी कि नहीं चाहे, और दूसरा दिन जब भी होता था मैं सुबह वो ही सोचती थी कि कैसे इसको आगे करना है, राइट। देन फिर सोचा कि चलो ये बड़े मशीन में इतनी प्रॉब्लम हुई तो छोटे मशीन ढूंढते हैं जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे टेम्परेचर हम और सब कुछ जो चीजें हो वो हम मैनेज कर पाए। छोटे मशीन जनरली बड़ी कंपनी और लैब्स में होते हैं, तो फिर लैब ट्राई में ढूंढने लगी कि मुझे कहाँ पे मिलेगा, और सीपेट वटवा में मैं जाने लगी वहां पे, और दूसरी बहुत सारी लेबोरेटरीज है यूनिवर्सिटीज में भी जहाँ पे मैंने रीच आउट किया मशीनरी के लिए, और वहां पे मुझे ट्रायल मिलने लगे, और 1.5 साल मैंने वहां पर ही रिसर्च किया। देन कोरोना टाइम आया, और कोरोना टाइम में जो लैब ट्रायल है और लैब एक्सेस से मिलना बंद हो जाता है, राइट। और कड़ी से वो अप डाउन करके रीच आउट भी नहीं कर सकते। तो वो मेरा बंद हो गया, और उसके बाद इसको कैसे आगे ले जाए वो एक अलग ही टैक्स था और एक अलग डिफिकल्टीज थी, क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं ना फाइनेंशियली सपोर्ट होता है, ना कोई टीम इतनी अच्छी होती है, ना कोई इतना बड़ा नाम होता है कि कोई आपको हेल्प करेगा, राइट। खुद ही सब करना पड़ता है, खुद ही चीजें ढूंढनी पड़ती है। तो ऐसे ही करते करते मैं सर्च आउट करती थी, लाइक हमको पता है कि कोई कोई एरिया फेमस होते हैं, लाइक प्लास्टिक के लिए ये एरिया है वो एरिया है। तो ऐसे एरियाज में जाने लगी, और मैंने फैब्रिकेटर के पास मशीन कन्वर्ट कराया, छोटा सा, बहुत छोटा सा। और वो फैब्रिकेटर की भी ऐसा था कि वो ऐसे एक्सट्रूडर बनाता था, और उसके पास ऐसा छोटा वाला एक्सट्रूडर अनयूज उसने साइड में करके रख दिया था, मिक्सचर एंड एक्सट्रूडर, कि ये हमारे काम का नहीं है, इसको भंगार में डाल देना है, राइट। और मैंने वो ही उससे परचेस किया कि ये आपके कुछ काम का नहीं है लेकिन ये मेरे बहुत काम का है, राइट। और भंगार की चीज मैंने खरीदी और उसको रिफेब्रिकेट करवाया, एंड देन इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, और 1.5 2 साल तक मैं बोल सकती हूँ। देन कंप्लीट 4 साल के रिसर्च के बाद हमने वो ग्रेन्यूल्स बनाए। अब ग्रेन्यूल्स तो बन गए, राइट, लेकिन वो ग्रेन्यूल्स किस ग्रेड के है वो भी एक अलग चैलेंज था, क्योंकि हर एक ग्रेड की क्वालिटी अलग होती है, वो मतलब फिजिकल कैरेक्टर सब अलग होते हैं, तो वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक ग्रेड के फाइनल प्रोडक्ट के मशीन बहुत अलग होते हैं। उसके बाद वो ग्रेन्यूल्स में से कैरी बैग बनाना भी एक अलग चैलेंज था, लेकिन हमने हर मैं बोल सकती हूँ कि मैंने हंड्रेड्स ऑफ ट्रायल इस चीज के पीछे किए, और एवरी ट्रायल शायद सबको ऐसा लगता था कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन मुझे हर एक ट्राई में ऐसा लगता था कि बस इतना हुआ है, 0.1% भी हुआ है तो मैं ऐसा करते करते वो चीज कर लूंगी, राइट। वो बस मैं देखती गई, एंड ऐसे करके हमने 4 to 5 साल कंप्लीट रिसर्च किया। उसके दौरान गवर्नमेंट्स की ग्रांट ली हमने, SSIP जो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी बोलते हैं, 2 लाख की ग्रांट मिली है। देन ऐसे स्टार्टअप असिस्टेंट स्कीम जो बोलते हैं गुजरात गवर्नमेंट की, जो कमिश्नर ग्रांट देते हैं, वो हमको 21 लाख की मिली। एंड उसके दौरान हमने पेटेंट भी रजिस्टर करवाई, जो हमारा ग्रांट अप्रूवल भी आ गया है। तो ऐसे करके हमने चीजें कंटिन्यू की, और इकोरैक को हमने लॉन्च किया है मार्च 2023 में, और उसके बाद हमने एक्सपोर्ट भी किए हैं ऑर्डर। और
अभी जस्ट मार्केट वैलिडेशन पीरियड उसका बोल सकते हैं वो चल रहा है, लेकिन हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं वो कस्टमर को समझ के और जो इंडस्ट्री है उसको समझ के और एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज देने का। Thank you, Bindi, for like giving us a detailed uh, हाँ, सो understanding मैंने about सब your कवर journey. कर दिया एक हाँ, yes, yes. बार। नहीं नहीं, that is very helpful. थोड़ा सा I wanted to like touch upon थोड़ा सा the science aspect of the bioplastic, just so that audience can understand. It's not something कि इतना common है. तो आप अगर थोड़ा समझा पाए कि मतलब आप कह रहे हैं कि प्लांट बेस्ड प्लास्टिक, बट लाइक हमको मतलब कॉमन पीपल वोंट अंडरस्टैंड कि ये राइट, कैसे हो राइट, रहा है, तो इफ यू कैन टच अपॉन दैट एस्पेक्ट ऑफ इट. राइट। ओके, सो बायोप्लास्टिक किसे बोलते हैं? सो जैसे प्लास्टिक आता है नॉर्मल प्लास्टिक, तो बायोप्लास्टिक सेम वैसे ही आता है लुक वाइज। आप देखोगे तो आपको शायद वो पता भी नहीं चलेगा कि ये नॉर्मल प्लास्टिक है और ये बायोप्लास्टिक है, राइट? वो सेम ही दिखता है। लेकिन पेट्रोल जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है वो पेट्रोलियम से बनता है, जो हम सबको पता है, राइट? और वो बहुत हार्मफुल है और नॉन डिग्रेडेबल है, माइक्रो प्लास्टिक भी क्रिएट करता है। और जो बायोप्लास्टिक है वो बनता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक प्लांट वेस्ट और फूड वेस्ट और प्लांट मटेरियल। सो बायोप्लास्टिक ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से मैन्युफैक्चर होता है, वो कोई भी माइक्रोप्लास्टिक क्रिएट नहीं करता है, वो हार्मफुल नहीं होता है, और वो कम्प्लीटली डिग्रेडेबल होता है इन 3 to 6 मंथ। सो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से बायोप्लास्टिक इस इंडिया में ऐसा रूल है कि बायोप्लास्टिक जो है वो विद इन 6 मंथ डिग्रेड हो ही जाना चाहिए, तो ही वो कंसीडर करते हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, राइट? और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी कि बायोप्लास्टिक में भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, लाइक कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल। तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं उसके ग्रेड वगैरह में। तो अगर आप सर्च करोगे कि कंपोस्टेबल या बायोप्लास्टिक कौन बना रहा है, तो आपको बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे मिलेगी। लेकिन वो जो बैग्स देती है और जो फाइनल प्रोडक्ट देती है ऐसी कंपनीज होती है। हाँ, और आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा और जब उसमें डीप रिसर्च करते हो तब आपको पता चलता है कि इंडिया में ग्रेन्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं करता है बायोप्लास्टिक के अंदर और कंपोस्टेबल के अंदर। सब ग्रेन्यूल्स चाइना से टन्स में इंपोर्ट होते हैं और उसमें से सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बनाई जाती है, ना कि ग्रेन्यूल्स कोई मैन्युफैक्चर करता है। सो हम वो गैप को ही डिफाइन करना चाहते हैं, वो गैप को ही फील करना चाहते हैं कि जो ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसको हम रिप्लेस कर पाए विथ इकोरेक ग्रेन्यूल्स। ओके, गॉट इट. बट इज इट लाइक कि मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक प्लांट चाहिए रहता है टू मेक दिस ओके, ग्रेन्यूल्स, या उसके लीव्स में से जस्ट अगर आप ओके, सो थोड़ा मैं सा वो हाईलाइट ओके, करें. सो प्लांट मटेरियल में ऐसा है कि हम फाइबर, स्टार्च और बहुत सारी चीजें यूज करते हैं और उसका एक कंपाउंड बनाते हैं, राइट? सो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक ही प्लांट लेना पड़ता है इसके लिए। आप बहुत सारे प्लांट मटेरियल को यूज कर सकते हैं डिफरेंट चीजों को, और उसके लिए आपको प्लांट काटना भी नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको पूरा थड़ काटना पड़ता है और उसको पूरा प्लांट ही काटना पड़ेगा वो चीज लेने के लिए, नहीं। हम ग्रेन्यूल्स यूज करते हैं, फाइबर यूज करते हैं, लाइक कॉटन फाइबर होता है या जो कॉर्न ग्रेन्यूल्स होता है या पोटेटो होता है। तो पोटेटो या मतलब कॉर्न या फाइबर निकालने के लिए आपको पूरा प्लांट नहीं काटना पड़ता है, राइट? सो आप वो चीजें यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि एक बेनिफिट और भी है। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, फार्मर्स को भी वो हेल्प करेगा अगर वो इतना जनरेट करेगा तो, राइट? जैसे जैसे डिमांड आती है मार्केट में तो वो फार्मर्स उसी चीज ग्रो करने में लग जाते हैं, राइट? तो वो आगे जाके उनके लिए भी एक बेनिफिट होगा कि हम ऐसी चीजें ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा, इंडस्ट्रीज को ये हेल्प होगा कि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। सो ये डेफिनेटली ये प्लांट काटने नहीं पड़ेंगे, बट हाँ ये कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड मटेरियल है। और उसका प्रोडक्शन इज समथिंग यू हैव सेट अप यस, सो के लिए. हम प्लांट मटेरियल को लेके कंपाउंडिंग हम्म. करते हैं, देन उसमें से हम एक पैलेटाइजर मशीन बोलते हैं जो हमने खुद डिजाइन किया हुआ है। ओ. सो उसमें डालते हैं, तो उसमें से ग्रेन्यूल्स जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। और मैं बताती हूँ कि ये चीज बहुत डिफिकल्ट होती है कि कोई कंपाउंड आपने बनाया नेचुरली और उसके बाद आपको अगर पैलेटाइजिंग करना है और मशीन में डालना है तो मतलब टाइम होता है, इंक्यूबेशन पीरियड बोलो या कुछ भी, कि 2 दिन लगते हैं, 4 दिन आपको रखना है, राइट? तो वो चीजें हमें बहुत डिफिकल्टीज हमें भी आई है कि पहले 2-2 दिन मटेरियल बनाओ फिर रखो फिर एक आध वीक रखो, ऐसा होता था, राइट?
उसमें क्या हमने मेजर किया कि उसमें एक टाइम होता है, तो हम वो मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, राइट। आपने मटेरियल बनाया, देन आप उसको वीक रख रहे हो, देन उसको पैलेटाइजिंग कर रहे हो, तो वो गैप हो जाती है। तो वो हमने नोटिस किया, और अभी हमारी जो पूरी प्रोसेस है वो इस तरह की है कि हम एक कंपाउंड बनाते हैं, वो डायरेक्टली पैलेटाइजर में जाता है और वो कन्वर्ट होता है ग्रेन्यूल्स में। सो अगर मैं बोल पाऊँ कि आपको इसको टन्स में और मिलियन टन्स में भी इसका प्रोडक्शन करना है आगे जाके, मुझे या किसी भी कंपनी को हम कोलैबोरेट करते हैं उसके साथ, तो ये बहुत आसान चीज हो जाएगी इस टेक्नोलॉजी की मदद से, कि आप अगर कोई कंपाउंड बना रहे हो तो वो तुरंत ही पैलेट में कन्वर्ट हो रहा है। वो चीज हमने एक पूरी प्रोसेस उस तरीके से डेवलप की कि इसका टन्स में प्रोडक्शन करना हमारे लिए बहुत आसान हो पाए। बिंदी, लाइक ये काफी इंटरेस्टिंग एज अ टेक्नोलॉजी साउंड कर रहा है, राइट? क्रिएटिंग पैलेट्स आउट ऑफ प्लांट बेस्ड मटेरियल्स, बट what are the materials that can be made, like what are the objects that can be made out of these pellets? मतलब क्या क्या बन सकता ओके है? ओके, मैं बताती हूँ कि डिफरेंट ग्रेड्स के पैलेट्स आते हैं। तो ये जो पैलेट्स है वो एलडीपी और एचडीपी से बहुत सिमिलर है, राइट। और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम्प्लीटली एचडीपी से सिमिलर आती है, इवन लैब टेस्ट और सब में। इसका जो मेन ग्रेड है, ये ब्लो फिल्म ग्रेड का मटेरियल हमने लॉन्च किया है। जो मेन चीजें होगी वो फिल्म स्ट्रक्चर होगा, लाइक पैकेजिंग इंडस्ट्री है, श्रिंक फिल्म है, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन पैकेजिंग है, और कोई भी जो फ्लशेबल पैकेजिंग है या कैरी बैग्स है जो मॉल में यूज होता है, और जो भी पैकेजिंग सिंगल यूज के लिए हम यूज करते हैं, चाहे वो बैग्स हो या फिल्म्स हो या पैकेजिंग हो, आउटर पैकेजिंग, वो सब चीजें इसमें से बन सकती है। ये डेफिनेटली ब्लू फिल्म ग्रेड है। और उसके आगे भी हम अगर रिसर्च करेंगे तो चीजें ऐसी होगी कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक के ग्रेड्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वो ही करता है। और 40% जो प्रोडक्शन हो रहा है अभी नॉर्मल प्लास्टिक में, वो भी सिंगल यूज के लिए हो रहा है। जैसे हमारा नेक्स्ट ग्रेड हम सोच रहे हैं तो वो भी होगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग, जैसे हम प्लेट चम्मच जो होते हैं वो यूज करके फेंक देते हैं, तो हम ऐसे करके अभी ग्रो कर रहे हैं। uh, खास बात क्या है, like what are the characteristics of the material, the palette that you are currently developing? You said कि इसके बहुत सारे uses है, right? You said about packaging, you said about कि one time single carry bag पे आपको focus करना है, but अभी जो आप granules बनाते हो उसकी खास बात, what is the characteristic of that thing? मतलब अगर उससे कोई मटेरियल बनता है तो वो किस हिसाब का मटेरियल होगा, वो किस हिसाब से डिकम्पोज होगा, तो ओके what is that? ओके, ये ग्रेन्यूल्स में से कोई भी कैरी बैग इंडस्ट्रीज है, वो कैरी बैग या फिल्म प्रोडक्शन कर पाएगी। तो सबसे मेन अगर कोई एडवांटेज ये है कि ये ग्रेन्यूल्स डायरेक्टली नॉर्मल प्लास्टिक के ही मशीन में आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी चेंज इन मशीनरी। सिर्फ आपको टेम्परेचर एंड प्रोसेस चेंज करनी है, मतलब टेम्परेचर और पैरामीटर्स चेंज करने हैं। मशीनरी में आपको कोई भी चेंज, इवन मोटर डाई या कुछ भी कोई भी कंपोनेंट आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ताकि प्लास्टिक के जो मशीनरी होते हैं इवन इंडिया में बहुत मतलब कॉस्टली होते हैं, और इवन एब्रोड तो अगर मैं बात करूँ तो वो करोड़ करोड़ के एक मशीन होते हैं, राइट। तो वो चेंज करना बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए, और उसमें कुछ चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इन इंडिया एंड वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो प्लास्टिक से बायोप्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होना चाहती है, पर वो नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज उसमें मशीनरी चेंजेस लगता था, राइट। लेकिन ये एक मेन एडवांटेज हमारे पैलेट्स का ये है कि आप सेम मशीन में इसको यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को बायोप्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, राइट। एक ये कैरेक्टर हुआ। दूसरा जो कैरेक्टर है, ये कम्प्लीटली इसमें से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कम्प्लीटली सॉइल एंड मरीन डिग्रेडेबल होगा। सॉइल में तो ये 3 to 6 मंथ में डिग्रेडेबल है ही, बट ये फर्स्ट एवर मरीन डिग्रेडेबल प्लास्टिक है। आपने इसको मरीन में डाला तो ये कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाएगा विदाउट एनी माइक्रोप्लास्टिक। और ये कोई भी फिश या टर्टल और एनी मरीन एनवायरनमेंट और एनी मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये किसी भी तरह से हार्म नहीं करेगा। अगर आपको पता हो कि कंपोस्टेबल जो चाइना से और दूसरी कोई भी कंट्री से आते हैं तो वो सिर्फ सॉइल डिग्रेडेबल होते हैं, मरीन डिग्रेडेबल कोई भी प्लास्टिक नहीं होता है। और मरीन में चीजें उतनी ही जाती है जितनी सॉइल में जाती है, इनफैक्ट उससे ज्यादा जाती है, राइट। मरीन पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा
अभी चैलेंज हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि कितनी सारी मरीन जो स्पीसीज होती है वो अभी चैलेंज में है, बिकॉज ऑफ हमारे प्लास्टिक के ज्यादा यूज की वजह से, राइट। सो एक रिसर्च के अनुसार 2050 तक मरीन में जितनी फीसिस नहीं होगी उससे ज्यादा प्लास्टिक होगा। सो वो बहुत शॉकिंग डेटा है। और ये दूसरा है कि ये मरीन डिग्रेडेबल और सॉइल डिग्रेडेबल है, तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हुई। तीसरा है कि ये फर्स्ट एवर थैलेट्स फ्री सर्टिफाइड मटेरियल है। थैलेट्स होता है जो कैंसर और हार्मोनल इम्बैलेंस का मेन रिस्पॉन्सिबल है, राइट। बहुत हार्मफुल केमिकल यूज होते हैं प्लास्टिक में, और हम हर रोज उसको यूज कर रहे हैं, पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, और कुछ भी जगह पे। ऐसे करते ही अभी कैंसर का और हार्मोनल इम्बैलेंस का जो केसेस है वो बढ़ते जा रहा है। ये फर्स्ट एवर थैलेट्स फ्री सर्टिफाइड मटेरियल है। अगर ये कोई बच्चा भी इवन गलती से खा जाएगा, ये कभी भी कोई भी हार्म नहीं करेगा। ये इतना सेफ मटेरियल है। और चौथा मैं बोलूंगी खास कि इसमें से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी, और जो नॉर्मल प्लास्टिक से फाइनल प्रोडक्ट बन रही है, और अगर मैं बोलूँ कि एक बैग को ही ले ले तो लाइक 9x13 की जो बैग होती है साइज में, तो प्लास्टिक में उसकी वेट कैपेसिटी होती है 1.5 kg। तो इसमें भी अगर हम 9x13 की बैग बनाएंगे सेम साइज की, सेम माइक्रोन की, उसमें भी वजन, वो वेट कैपेसिटी 1.5 kg ही आता है। ये कंप्लीटली सिमिलर चीज और सिमिलर वो स्ट्रेंथ, ट्रांसपेरेंसी, फिजिकल कैरेक्टर सब देता है। और उसमें हम कोई भी साइज की बैग बना सकते हैं, लाइक 200 ग्राम से लेकर आपको 20 kg, 25 kg, और आपको वट एवर आपको जो भी बनाना है, लाइक नॉर्मल प्लास्टिक। Awesome, awesome. This is really powerful. It's like सारा प्लास्टिक का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब व्हाट आर द जो भी बेनिफिट है प्लास्टिक का एक मटेरियल के एंगल से, वो सब भी है, प्लस इट्स लाइक अ कंप्लीट सस्टेनेबल हाँ, यस। सॉल्यूशन. Really, really powerful to know about this. थैंक यू। So, yeah, yeah. So I think we have gone through about how you started it and what are the benefits. Uh, थोड़ा वो एंगल पे टच पॉइंट करना था कि what are the challenges you face, right? Like वो एक बार बन जाता है ये चीजें फिर इजी लगती है, but the reason we want to ask about challenges यस। is like बहुत सारे entrepreneurs they want to start such a journey, but it's very difficult to do something like this. So can you just tell us a bit about that? What were the key main challenges you faced? ओके, मैं ब्रीफली कुछ चैलेंजेस बताती हूँ जो मुझे मतलब याद है मेरी जर्नी में बहुत, इवन आज भी और हमेशा रहेंगे। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ये मैनुअल प्रोसेस तक आसान था, राइट, कि मुझे इंटरेस्ट था और मैंने किचन एक्सपेरिमेंट करके ये प्रोटोटाइप बना लेना, तो शायद वो एक इंटरेस्ट से हर कोई स्टूडेंट करता है, राइट। लेकिन चीजें तब डिफिकल्ट होती है जब आप इसको आगे प्रोटोटाइप से कमर्शियल में ले जाना चाहते हो, राइट। तो इवन नॉर्मल जो पीपल होते हैं ना, हमने कभी गौर नहीं किया होता है, लाइक मार्केट में चीजें मिल रही है, उठा लिया, खरीद लिया। लेकिन अब वो मतलब फील आता है कि कितने मतलब डिफिकल्टीज होगी उसको लॉन्च करने में, और इसको मार्केट में टिकाने के लिए, राइट। वो अब समझ आता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था, लाइक मैं बोल सकती हूँ कि 20-20 ग्राम से मैं किचन एक्सपेरिमेंट करती थी ना, तो वो 20 ग्राम मटेरियल लेती थी, और वो रोटी जैसे बनाना, बहुत आसान चीजें थी, राइट, उस टाइम पे। लेकिन उसको आगे ले जाते लाइक मैंने जो इंडस्ट्री में फर्स्ट ट्राई किया, और वो जो फर्स्ट ट्राई का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत गलत और बहुत बुरा था। वो एक चैलेंज था, अगर बोल पाऊँ कि वो इतने आवाज में खड़े रहना भी मेरे लिए बहुत चैलेंज था एज अ गर्ल, बिकॉज मैंने कभी मोटर भी नहीं मतलब देखी थी और मुझे बहुत डर लगता था। ऐसे मतलब हैवी मशीन, इतने सारे हीटर्स, मोटर्स, वो वगैरह हैंडल करना, इवन देखना और पास में रह के खड़े रहना वो ट्रायल लेने के लिए, वो बहुत रिस्की होता है। वो इतने एचपी में जो मशीनरी चलती है वो भी, और कोई सेफ्टी लेवल नहीं होता है लोकल इंडस्ट्रीज में, राइट। एक वो चैलेंज था। दूसरा चैलेंज मैं बताती हूँ, तो 20 ग्राम से ये जर्नी स्टार्ट करना, और उसको जब मैं लैब ट्रायल में गई तो वो 2 kg होता था, देन फिर वो बढ़ने लगा, जैसे जैसे हमको ट्रायल में थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलते लगता है। तो आसान मतलब जनरल चीज है कि आप उसको बढ़ाओगे क्वांटिटी में, राइट। तो पहले 2 kg ट्राई होता था, फिर 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, राइट। तो ऐसे ऐसे ट्रायल होने लगे। तो 20 ग्राम में आसान होता है, 2 kg में भी आसान होता है चीजें करना, 5 kg में भी, राइट। लेकिन उसके लिए मिक्सचर लगता था।
तो मेरे पास मिक्सचर नहीं था कि घर में एक मिक्सचर है। और इंडस्ट्रीज में जो मिक्सचर होते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में वो बहुत हैवी होते हैं, लाइक 100 केजी से तो वो स्टार्ट होता है कैपेसिटी, और खत्म कहाँ पे होता है वो तो पता नहीं। सो उतने बड़े मशीन तो हम यूज नहीं कर सकते ऐसी, मतलब 10 15 या 20 केजी मटेरियल के लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ ब्लेड में ही नहीं दिखेगा, राइट। तो वो इतने हैवी मशीन होते थे तो मैं उनका सपोर्ट नहीं ले पाती थी। और घर पे अगर बोले तो घर का जो मिक्सर होता है वो 500 ग्राम का होता है, राइट। सो वो भी यूज नहीं कर सकते, तो मिक्सर लाए कहाँ से स्टूडेंट लाइफ में। और तब ऐसा था एक फेस कि किसी को पता नहीं था कि मैं ये चीजें करे, इवन घर में भी इतना पता नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या कर रही हूँ। बस एक प्रोजेक्ट था ऐसे करके चला रहे थे। तो वो मतलब इतनी डिफिकल्टीज होती थी कि 2 केजी बना लिया, 5 केजी हाथ से बना लिया, और घर के मिक्सचर में बारी बारी करके 500 ग्राम बना लिया। देन वो 20 केजी 25 केजी आता था ना। और पहले ऐसा था कि इसको ओवन ट्राई करना और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, राइट। तो मुझे लास्ट ईयर, मुझे अभी भी याद है कि लास्ट ईयर कॉलेज में अप डाउन करना 2 2 घंटे, तो टोटल 4 घंटे मेरा अप डाउन होता था। दूसरा मेरा कॉलेज का टाइम होता था, उसके बाद कॉलेज की चीजें खत्म करना, उसके बाद घर पे आना, घर में सब खत्म करने के बाद रात को सब सो जाए, और वो पूरी पूरी रात वो मटेरियल डेवलप करने के लिए जागना। तो मैं बोल सकती हूँ कि टिल 5 टिल 6 मुझे वो कंटिन्यूअसली जागना पड़ता था वो मटेरियल हाथ से बनाने के लिए। तो वो हाथ से 25 25 केजी मटेरियल बनाना, और नेक्स्ट डे उसको ट्रायल ले जाने ले ट्रायल के लिए 3 3 आवर वो जर्नी करना, और वो भी शायद एक्टिवा और इसके ऊपर, ताकि वो बस में ले जाना भी एक बहुत डिफिकल्टीज थी। आप 25 25 केजी की बैग ऐसे बस में लेके नहीं जा सकते हो, राइट, और ऐसे नहीं कर सकते हो। सो वो रियल लाइफ चैलेंजेस तब पता चलते हैं जब वो करते हैं। ऐसी बहुत सारी नाइट है, जैसे मतलब मैंने वो मिक्सचर के लिए या ऐसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए मुझे वो जानना पड़ता था, और खुद ही वो सब कुछ करना पड़ता था। वो मुझे अभी भी बहुत याद है। और तब मतलब कीमत भी तब समझ आती है जब आप ऐसी चीजों से गुजरते हो, राइट। तो जब मैंने अपने भंगार से भी जो मिक्सचर, फर्स्ट एवर मिक्सचर लिया था, वो मुझे आज भी इतनी ही कीमत दे रहा है। और मुझे उसकी कीमत पता है कि कितनी है। और आज भी हमारी इंडस्ट्रीज में जो मिक्सचर है जो अभी मतलब बहुत हाई कैपेसिटी की है, लेकिन मुझे वो उसकी वैल्यू समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले मेरे पास नहीं था। तो एक ये किस्सा था। दूसरा ये था कि जब मैं सीपेट जाती थी ना 3 3 मतलब घंटे वो अप डाउन करके या ऐसे एक्टिवा पे ले, तो मतलब एफर्ट सबको नजर आती है, राइट। तो आपके आसपास के लोग भी देखते हैं कि कोई लड़की हो। और मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में बोलूँ या कॉलेज में बोलूँ तो ऐसा था कि कोई एक लड़की आपको ना दिखे। ऐसा था, मतलब लड़की कभी नहीं होती ना प्लास्टिक की, कॉलेज में भी नहीं होती है। ऐसे करके जाना और वहां पे घंटों खड़े रहना और इतनी एफर्ट्स लगाना वो अप डाउन करके, तो सब प्रोफेसर वहां पे देखते थे, और बहुत सीनियर लोग थे तो वो भी, उनको पता था कि भाई ऐसे डायरेक्टली नेचुरल मटेरियल से ग्रेन्यूल्स तो कभी नहीं बनेंगे। ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट होते वो उनको भी पता था, लेकिन डायरेक्ट ग्रेन्यूल्स बनाना डिफिकल्ट है वो बहुत अच्छी तरह से वो लोग जानते थे। और वो एशिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, तो उनका एक्सपीरियंस कितना हाई होगा, राइट। वो हर रोज मुझे बोलते थे कि बिंदी इतना एफर्ट मत करो, ये नहीं होगा। क्योंकि हर रोज वो ट्रायल फेल होना और मुझे रिटर्न जाना, और इतने घंटे का मतलब जो मेहनत था, नेक्स्ट डे फिर आना, फिर वो देखना, तो उनको भी ऐसा हो कि बिंदी इतनी एफर्ट मत करो, ये नहीं होगा। तो मैं सुन लेती थी कि ओके, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी तब। लेकिन जब मैं घर पे वो जाती थी 3 घंटा रिटर्न होते, तो मैं एक ही बात सोचती थी कि ये नहीं हो रहा है, इसके लिए तो मुझे करना है। अगर हो जाता तो सब कर लेते, राइट, उसमें कुछ नया नहीं होता। चीजें नहीं हो रही है, इसके लिए ही करना है। ये एक बात मुझे बहुत ज्यादा याद है मेरी जर्नी में, इवन अभी भी याद है कि कोई भी चीज नहीं हो रही है, मैं सिर्फ एक ही चीज अपने आप को बोलती हूँ कि ये नहीं हो रहा है ना, इसके लिए ही करना है। अगर हो जाता तो सब कर लेते, उसमें कुछ नया नहीं है, राइट। एक वो मुझे याद है। तीसरा कि मुझे जो याद है कि इतने कोरोना टाइम में भी ये लाइक वो भंगार के मशीन लेना, खुद रिफेब्रिकेट करवाना, और इवन प्रोडक्शन में भी अभी हमारी जो कैपेसिटी है वो 60 टन पर मंथ है। उतनी कैपेसिटी तक उसको डेवलप करना, मशीनरीज को और पूरी प्रोसेस को, बहुत डिफिकल्ट था। इवन प्लांट सेटअप करना, तो कभी हम मतलब अभी जैसे रास्ते में गुजरते हैं या जीआईडीसी देखते हैं ना, तो कभी इतना सोचा नहीं था कि इतने मतलब डिफिकल्टीज होती है किसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, राइट। तो चीजें तब पता लगी
और उसकी वैल्यू इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब हमने की। तो बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में, और चैलेंजेस भी बहुत आए हैं। तो मतलब एक दौर होता है कि पहले पहले चीजें में सब सपोर्ट करते हैं, राइट, लाइक फ्रेंड्स होते हैं या कोई भी आसपास के लोग होते हैं, और मतलब देन धीरे धीरे जब आप फेल होते हो ना, राइट, एक बार फेल हो गए इट्स ओके, 10 बार हुआ, लेकिन 100 बार होता है ना, तब आसपास के लोग भी मतलब बोलने लग जाएंगे, बिंदी शायद नहीं होगा तो तुम क्या करोगी, राइट। तो मैं ऐसा बोलती थी कि मैं कभी नहीं सोचती, इवन आज भी सब पूछते हैं इवेंट्स वगैरह में कि ये फेल हो गया तो आप क्या करोगे। तो मैं सिर्फ एक चीज बोलती हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा, और मैंने कभी अपने माइंड में ये चीज लाई ही नहीं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, राइट। क्योंकि अगर हम एक बार ऐसा सोचते हैं ना कि ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगी, दूसरी बार ये सोचेंगे ये नहीं होगा ना तो ये तो बहुत आसान है मैं दूसरा कुछ कर लूंगी, तीसरी बार ये होता है कि दूसरी जो चीज है वो हमें ज्यादा अच्छी लगती है, और चौथी बार हम वो दूसरी चीज ही करने लग जाते हैं। सो वो मैं कभी अपने माइंड में आने ही नहीं देती कि ये फेल हो गया तो क्या, दूसरा ऑप्शन ही नहीं रखना है, बस ये करना है, और करना ही है इन किसी भी हालत में। सकती हूँ कि जो वो सेटिस्फेक्शन होता है ना, और जो वो वैल्यू समझ आती है चीजें कि आप किसी भी फैमिली को चलाते हो और आपकी वजह से किसी की फैमिली चल रही है, वो सब बहुत मतलब एक अलग चीज है वो फील करने की। तो मैं बता सकती हूँ कि जितने चैलेंजेस आते हैं ना, उतना ही मुझे वजह भी मिल जाती है उसको आगे ले जाने के लिए। तो वैसे करते मैं करती हूँ। Yes, yes, we can relate to some of it, but as you rightly mentioned, there is no option B and there is no planet B also. So राइट। it's very much required कि इसी फोकस से काम करें. Awesome. So, आप आई थिंक challenges आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए, बट एंड यू सेड कि अभी यू हैव अ टीम जिनको आप पूरा मिलके आप लोग ये चला रहे हो, ई करेक्ट. सो कैन यू हाईलाइट ऑन क्या क्या, मतलब हु आर द मेंबर्स, कितना बड़ा आपका टीम है? ओके। सो अभी हमारे टीम में 6 लोग हैं। तो जो मतलब प्लास्टिक ऑपरेटर है वो 3 है हमारे पास, जो सिर्फ प्लास्टिक के ऊपर काम करते हैं या मशीनरी हैंडल करते हैं या चीजें मतलब डिफाइन करते हैं। दूसरे एक है जो सीए और अकाउंटेंट है, और दूसरे 2 लोग हैं जो प्लांट मैनेज करते हैं अभी। लाइक जैसे चीजें होती है कि मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है कि मटेरियल बनता है, उसमें से इतना वेस्टेज हुआ या कभी कोई चीज हुई या कितने मतलब प्रोडक्शन एक हैंडल करता है, राइट। तो ऐसे करके अभी बहुत छोटी टीम है, लेकिन हाँ बता सकती हूँ कि बहुत कैपेबल टीम है अभी के लिए, क्योंकि वो चीजें समझते हैं। वो चीजें जितना मैं समझती हूँ ना, वो शायद अभी वो भी समझने लगे हैं चीजों को, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता है इनिशियल टाइम में ऐसे मतलब टीम डेवलप करना, और मतलब टीम ढूंढना, कि ना कि वो सिर्फ जॉब करे, ना कि वो सिर्फ मतलब जॉब के लिए ही करे, लेकिन वो चीजें समझे कि ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी क्यों ट्रायल ले रही है इतना। हमारे में अभी कैसा होता है कि हर रोज कुछ नया करना होता है कि ये ट्राई लेना है इसका रिजल्ट ये है, ये ट्राई करना है इसका रिजल्ट ये है, कल ये करना है, तो हर रोज कुछ नया होता है। तो उसको समझने के लिए भी एक ऐसी टीम चाहिए कि भाई आज हम ये कर रहे हैं कल ये करना है, तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आई थिंक। तो वैसे करके अभी हमारी टीम है, और हम आगे बहुत ग्रो करना चाहते हैं, और एक ऐसी ही टीम के साथ कि जो समझ सके कि इनोवेशन की वैल्यू क्या है, और जो समझ सके कि आर एंड डी क्या होता है। और मैं बोल सकती हूँ कि किसी भी कंपनी अगर वो आगे बढ़ी है और मार्केट में टिकी रहती है तो इसका आर एंड डी बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो जितना वो नई नई चीजें बनाएगा और नई नई चीजें करेगा, उतना ही वो मार्केट में टिक पाएगा। तो एक यही माइंडसेट लेके हमने टीम बिल्डअप की है और अभी हम काम कर रहे हैं। आई थिंक वो एक कोर में एक चीज होती है कि जो पहले 10 लोग हैं वो आपको विजन को शेयर करना चाहिए, राइट। and बाकी के जो मेंबर्स है वो आपको प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए. राइट एग्जैक्टली। या सो बिंदी, जब हम लास्ट टाइम मिले थे आप बता रहे थे कि यू आर इन मार्केट वैलिडेशन फेज, एंड आई थिंक यू रिसेंटली अभी आपने दुबई पे ट्रैवल किया है. सो कैन यू टेल लाइक व्हाट आर योर करंट प्रोग्रेस एंड व्हाट आर यू करंटली वर्किंग ऑन?
ओके। सो मैं बता सकती हूँ कि हमने इंडियन मार्केट में अभी लॉन्च किया है और मार्केट वैलिडेशन भी किया, तो उसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, इवन री ऑर्डर्स आ रहे हैं। और दूसरा कि जैसे हमने दुबई भी ये जो एक्सपोर्ट किया था उसका भी री ऑर्डर है हमारे पास अभी। तो धीरे धीरे वो चीजें वो लोग भी समझने लगे हैं कि एक नया मटेरियल है तो इसको ऐसे ट्राई करना है, इसको प्रोडक्शन में ऐसे ले जाना है। तो अभी प्रोग्रेस में मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, अभी री ऑर्डर तक बात आ गई है कि अभी री ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। और अभी नेक्स्ट फेज ये है कि कंप्लीट पूरा प्रोडक्शन ही शिफ्ट करना है। राइट, जो उनका प्रोडक्शन है वो शायद बहुत टन्स में है और हमको डायरेक्टली वो शिफ्ट करना है इसके रिगार्डिंग। तो अब तक ऐसा था कि चलो 500 केजी, 1000 केजी, 1 टन तक था। लेकिन अभी नेक्स्ट क्या है कि उसका पूरा प्रोडक्शन हमको शिफ्ट करना है इसके ऊपर। तो ये प्रोग्रेस अभी हम मतलब अभी जो काम कर रहे हैं वो हमारा उसके ऊपर ही है कि प्रोडक्शन कैसे उनका शिफ्ट होगा। क्योंकि वो एक बार ट्राई करेंगे, दूसरी बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार ये बोलेंगे कि भाई हमको पूरा प्रोडक्शन शिफ्ट करना है, राइट। क्योंकि इसके लिए ही ट्रायल था। तो अभी वो कर रहे हैं हम। उसके लिए क्या चैलेंजेस है मार्केट में, लाइक उसके लिए वेंडर्स को मशीन अपडेट करने पड़ेंगे या एग्जिस्टिंग मशीन में हो जाएंगे, या इज इट ऑन योर एंड कि आपको अपना खुद का पर्सनल कैपेसिटी से मटेरियल प्रोडक्शन बढ़ाना है? लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस ओके। मार्केट टू सो शिफ्ट फ्रॉम ओके। अभी जो चल रहा है उससे आगे जब जाना है वहां तक? ओके। सो अभी मैं मार्केट चैलेंजेस बोलूंगी इन इंडियन मार्केट में, खास एक चीज बोलूंगी कि मशीनरी तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। इवन कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंपनी हो, कंट्री हो, तो मशीनरी में तो कोई चेंज नहीं करना है। वो एक बहुत आसान चीज है कि सिर्फ आपको एक रॉ मटेरियल चेंज करना है, राइट। लेकिन एक अवेयरनेस गैप है बहुत ही ज्यादा कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज है या कितना बेनिफिट देगी या फ्यूचर में ये कैसे मतलब आगे हमको ले जाएगी। तो वो अवेयरनेस एक मेन चैलेंज लग रहा है अभी। और दूसरा जो चैलेंज है कि मैं बताऊंगी नेक्स्ट फेज के अंदर वो आएगा कि एक चलो ये एग्रीमेंट हो गया या एक सेटअप हो गया कि पूरा प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया, राइट। लेकिन प्लास्टिक की मार्केट साइज बहुत बड़ी, इवन हम सोच नहीं सकते कि इतने टन्स में। मैं पहले नहीं सोचती थी, मुझे ऐसा लगता था कि चलो इतना कर लिया बहुत हो गया, इतना हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है जब हम सर्च करते हैं। इवन मैंने जो मैं बताती हूँ कि दुबई के जो मैंने ये विजिट किया, मैं बता सकती हूँ कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, कि वो इंडस्ट्री कैसे मैनेज होती थी। क्योंकि वो सबसे बड़ी यूएई की कंपनी थी, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। और उनका जो पूरा प्लांट सेटअप था और वो कैसे चीजें हैंडल कर रहे थे और उनके जो मशीनरी थे, इवन नेट पे भी मैंने कभी सर्च करके उतने बड़े मशीन ही नहीं देखे। और इवन सोचा ही नहीं था कि इतने मशीन भी होते हैं बड़े। सो एक मशीन तो उनका छत काट के बाहर काटा हुआ था। सो इतने हैवी मशीनरी पे वो मतलब प्रोडक्शन को शिफ्ट करना, और उनका सिर्फ एक मशीन को शिफ्ट करने के लिए हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा बोलूं तो चले। और ऐसे उनके पास 10 मशीन है। और वो तो एक कंपनी हुई, राइट। तो अगर दूसरी कंपनी आए तो क्या करेंगे। वो एक अलग ही चैलेंज होता है कि हाँ, कैपेसिटी बढ़ाना एक मतलब हाँ करना ही पड़ेगा एनी हाउ, नहीं तो आप मतलब 1% भी कवर नहीं कर पाओगे। प्लास्टिक का अभी जो प्रोडक्शन है ना, उसका आप 1% ले लो, उसकी कैपेसिटी देख लो कितनी है। वो उतनी करते करते मतलब बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो करना ही है एनी हाउ। एग्जैक्टली द पॉइंट्स दैट आर कमिंग इन कि जब कुछ नया मटेरियल मार्केट में आता है तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है या फिर टेक्नोलॉजी टू स्केल है, वो काफी हद तक एक चैलेंज बन जाता है एज एन इंडस्ट्री। तो अभी आपने बताया कि देर आर टू चैलेंजेस। नंबर वन इज की अवेयरनेस एक चैलेंज है आपका, और दूसरा एक चैलेंज बताया कैपेसिटी इंक्रीज वाला चैलेंज। तो अभी डू यू हैव अ रोड मैप टू सॉल्व ये दोनों चैलेंजेस? लाइक हाउ आर यू लुकिंग टू सॉल्व इट? हाँ। तो जैसे मतलब अभी जो चीजें चल रही है, तो पहले तो अभी फिक्स है कि प्रोडक्शन शिफ्ट करने तक अभी फोकस करना है सबसे पहले, राइट। जब वो कंपनी कन्विंस हो जाती है कि हाँ हमको प्रोडक्शन शिफ्ट करना है कम्प्लीटली, तब आएगा अवेयरनेस कि चलो एक कंपनी तो रेडी हो गई, अब दूसरी कंपनीज को कैसे अवेयरनेस में लाया जाए। क्योंकि अगर एक ही नई चीज समझेगा तो मतलब कोई नहीं समझा पाएगा, राइट। अगर आप एक कंपनी कन्वर्ट कर रहे हो, पूरा उसका प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहे हो टन्स में,
तो आप बोल सकते हो दूसरी कंपनीज को भी कि हाँ ऐसे ऐसे इतनी बड़ी कंपनीज ने भी शिफ्ट किया है, तो आप भी कर सकते हो। कुछ एडवांटेज हो गए तब भी उन्हें किया होगा, राइट। और फिर धीरे धीरे करके ऐसे अवेयरनेस लानी है, तो तब वो स्टेज आएगा कि हमको अवेयरनेस लानी है। और दूसरा जो लाइक ये कैपेसिटी वाला है, तो हमने रोड मैप हाँ डेफिनेटली बनाया हुआ है कि अगर ये एग्रीमेंट हुआ, इतनी साइज का हुआ, तो कैसे कैसे करके चीजें आगे ले जानी है, कहाँ से मशीनरी परचेज करनी है, कैसे प्लांट सेटअप करना है, और उसमें कितना टाइम लगेगा। तो वो सब सेट है, क्योंकि हमारा एक मेन बेन एडवांटेज मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे बोलते हैं ना कि चीजें अच्छी होती है जो होती है वो, राइट। सो डिफिकल्टीज आई, लेकिन चीजें अच्छी ये हुई कि तब मेरे पास लाइक कोरोना टाइम में पैसे नहीं थे या तब ग्रांट अवेलेबल नहीं हो पाई, तो मैंने खुद से फैब्रिकेट करवाया मशीन। तो मेरा एडवांटेज क्या हुआ कि मशीनरी की हर चीज, हर वो मुझे पता है कि वो कैसे बनाऊं, उसका स्क्रू क्या है, उसकी डिजाइन क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, मैं हर एक छोटी चीज जान गई, राइट। और उसमें मैंने चीज बना मतलब सक्सेसफुल किया। तो अभी प्रोडक्शन में क्या हुआ कि वो 2 केजी था, जो नॉर्मल जो भंगार वाला मशीन था, 2 केजी से मुझे अगर 60 टन की कैपेसिटी जो मैंने करी, तो उसका जो मशीन मैंने डेवलप कराया मुझे वो कम डिफिकल्टीज लगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मशीनरी में कौन सा स्क्रू लगेगा, कौन सी डिजाइन होगी या क्या करना है। तो मुझे पूरा वो समझ आ गया। डिफिकल्टीज बहुत हुई, लेकिन मशीनरी हमने इतनी अच्छे से समझी है कि मैं कोई भी कंपनी का कोई भी मशीन अभी समझ सकती हूँ और चला भी सकती हूँ। सो रोड मैप भी इसी तरीके से बनाया हुआ है कि अगर टन्स में करना हो या कितने भी टन्स में करना हो, मैं मशीनरी खुद डेवलप करवा सकती हूँ, खुद चीजें करवा सकते हैं हम। हाँ डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तब मिल जाता है जब आपके पास एग्रीमेंट हो, राइट। सब पैसे रोकेंगे जब उनको पता होगा कि इतना मुझे रिटर्न मिलने वाला है। सो ऐसे करके हमने रोड मैप बनाया हुआ है। नाइस, ये काफी थिंक थ्रू आपने प्लान किया हुआ है ना। मतलब वो जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने हैंड्स ऑन जितना काम किया है पिछले 4 साल से, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसे आप ई कॉमर्स को ग्रो हाँ करने मैं का प्लान कर ऑफलाइन, रहे हैं। हाँ बहुत एक्टिव हूँ मैं ऑफलाइन। ऑनलाइन में मतलब बताऊँ कि ऐसी लाइक इवेंट्स या ऐसी, मतलब मैं जाती हूँ ऑफलाइन बहुत सारी जगह पे, देखती हूँ चीजें, सुनती हूँ सबकी। लेकिन मैं ऑफलाइन मतलब जैसे ये प्लांट में या प्लास्टिक की विजिट करने में, और जैसे दुबई तक चले जाना उनकी कंपनी देखने के लिए, तो वो वैसे मैं हम्म। बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही नहीं, विजिट करने जाना और देखना और सब मतलब फिगर आउट करना। ऑसम ऑसम। नहीं, एज अ आई थिंक एज अ फाउंडर दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि राइट, नहीं तो हम वो समझ ही नहीं माइंडसेट। पाते हाँ, शायद। राइट। और इतना नया इंडस्ट्री जो आपने एक्सप्लोर किया है, बिकॉज आई थिंक प्लास्टिक के बारे में सब कुछ सबको पता होता है, बट उसके प्रोडक्शन, उसका जो पूरा राइट, इंडस्ट्री वो सेटअप नहीं है, पता इट्स होता है ह्यूज। नॉर्मल चीजों राइट, को। राइट, राइट। नॉर्मल पीपल को नहीं पता है कि प्लास्टिक कैसे बनता है और क्या होता है सब। ट्रू, ट्रू। सो आपने कहा कि अभी दुबई और इंडिया में भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, एंड आई ऑल्सो सॉ कि आप थोड़े टाइम पहले कुछ नरेंद्र मोदी से भी कुछ फाउंडर मीटअप हाँ। में मिले थे, एंड आई कीप ऑन सीइंग पोस्ट ऑन लिंक्डइन। तो थोड़ा मुझे वही समझना था कि इंडियन मार्केट में हाउ इज द शिफ्ट हैपनिंग, एंड क्या इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, बिकॉज सस्टेनेबल स्टार्टअप्स में वो प्रॉब्लम रहता है कि उतना सपोर्ट नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बाकी इंडस्ट्रीज के कंपेयर में। तो वो आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है, एंड हाउ इज द इंडियन मार्केट रिसीविंग ये बायोप्लास्टिक का ओके। प्रोडक्ट्स? सो इंडियन मार्केट में मैं बोलना चाहूंगी कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करना। और पहले हमको पता था कि 51 माइक्रोन की बैग करना, देन 75 माइक्रोन किया, देन अभी 120 माइक्रोन की बैग बन रही है, राइट। सो गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है कि माइक्रोन बढ़ा रही है कैरी बैग्स में, ताकि वो रिसाइकल हो पाए, ताकि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में जो वेस्टेज है वो कम हो पाए, माइक्रो प्लास्टिक क्रिएट ना हो। तो सबको नहीं पता है कि ये माइक्रोन क्यों बढ़ाया हुआ है, राइट। हम देखते हैं ना अभी थिक बैग्स मिलने लगी है पहले से। तो वो क्यों किया है गवर्नमेंट ने? क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक कम क्रिएट हो, वो आसानी से रिसाइकल हो पाए,
और वो कम हार्मफुल हो, राइट। अगर रिसाइकल होगा तो वो मतलब डिग्रेड नहीं होगा तो वो चलेगा, वो आसानी से अगर रिसाइकल होता है तो, राइट। क्योंकि जितना प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है उसमें से सिर्फ 9% ही रिसाइकल हो पाता है। सो वो बहुत डिफिकल्ट चीज है, और गवर्नमेंट इतने अच्छे से सोच समझ कर ये स्टेप्स ले रही है फॉर ओनली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक अलग चैलेंज भी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के लिए ये आ रहा है कि जैसे जैसे उन्होंने साइज बढ़ाई तो प्लास्टिक की कॉस्टिंग बढ़ती गई बैग्स की, राइट। जैसे 150 रुपीज में जितने पीसीज आते थे उसमें से अभी ऐसा बोलूं कि 3 गुना कम पीसीज आने लगे, तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को चैलेंज आया। और जो मतलब जो नॉर्मल पीपल है जो फाइनल प्रोडक्ट खरीदते हैं वो अवेयरनेस नहीं है उनमें कि जो 150 रुपीज में पहले जितने पीसीस आते हैं 350 पीसीस आते थे और अभी शायद 60 पीसी आते हैं, तो वो क्यों इतने कम हो गए, वो अवेयरनेस नहीं है लोगों में। और वो समझ नहीं पाते और वो मना करते, वो खरीदते नहीं है, राइट। सो अभी आप देख रहे हो कि प्लास्टिक से लोग पेपर के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं या दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, राइट। तो वो अवेयरनेस लाइक इंडियन मार्केट में बहुत कम है लोगों में, लेकिन मुझे डेफिनेटली पता है कि लाइक चीजें जब नहीं होती है ना तब एक अवेयरनेस नहीं होती है। लाइक पहले व्हीकल ही नहीं थे इंडियन मार्केट में तो टायर भी नहीं था, राइट। तब एमआरएफ जो था वो कंपनी शायद उसके पहले बनी थी टायर बनाने वाली, तो तब व्हीकल ही नहीं थे, तब वो टायर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। तो आप सोचो कि तब क्या मार्केट होगा इंडियन में, जब व्हीकल ही नहीं है तो टायर का क्या मार्केट होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहले पूरे जो फॉरेन मार्केट है उसको कवर किया क्योंकि वहां पे व्हीकल्स थे। देन उन्होंने इंडिया में शिफ्ट किया, इंडिया में व्हीकल आए, देन टायर लगाए, राइट। तो बस चीजें ऐसी चल रही है कि जहाँ पे अभी मार्केट है लाइक बाहर जो लोग क्वालिटी और अवेयरनेस में हमसे बहुत आगे है, वो चीजें पहले क्वालिटी देख के चूज कर रहे हैं। तो वैसे करके टारगेट किया हमने। लेकिन हाँ, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं इंडियन मार्केट में वो अवेयरनेस लाने के लिए। मैं एक ही बात बताना चाहूंगी कि जो नॉर्मल पीपल है वो प्राइस से ज्यादा क्वालिटी देखे, हाँ प्राइस भी देखनी चाहिए मैं समझती हूँ, लेकिन वो क्वालिटी देखे कुछ भी चीज खरीदने से पहले कि ये कितना हार्मफुल होगा फॉर मी, फॉर माय फैमिली एंड फॉर एनवायरमेंट, राइट। सो इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट बॉडीज भी लाइक म्यूनिसिपालिटी और बहुत वो एक्सेप्ट करेंगे ऐसी चीजों को। लेकिन नॉर्मल पीपल बहुत मतलब कम इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं शायद। हाँ शायद अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे ही आएगा क्योंकि हर चीज एक टाइम लेती है, राइट। लेकिन मुझे डेफिनेटली पता है इंडिया में वो अवेयरनेस आएगी, वो सब चीजें समझेंगे लोग। लाइक पहले सब ऑफलाइन और कैश ही होता था, अभी सब हर जगह लाइक वेजिटेबल्स वाले भी ऑनलाइन पेमेंट रखते हैं, तो वो एक अवेयरनेस आ गया है। तो ऐसी अवेयरनेस आएगी और सब लोग एक्सेप्ट करेंगे चीजें। या आई थिंक प्रोबेबली जैसे स्टार्टिंग में बात की थी राइट कि 1 to 100 तुरंत नहीं जा सकेंगे. we'll have to go 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4 and probably तब जाके हम 100 तक पहुंच जाएंगे. तो बिंदी लाइक आज से 10 साल बाद इकोरेक्ट कहाँ होगा? ओके, सो ये अगर मैं ऐसा बोलूं कि अ, मतलब मैंने सोचा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, हाँ सोचा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बस ऐसा सोच लिया कि बस यहाँ पर ही होगा, राइट। क्योंकि एक होता है ना कि यहाँ पर ही होगा तो मैं उतने तक ही सोचूंगी, राइट। जैसे मैंने सोचा कि हाँ मुझे एक्सपोर्ट तो करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि बस मुझे एक्सपोर्ट ही करना है। तो मैंने कोई भी बाउंड्रीज नहीं रखी है सोचने पर कि कहाँ होगा। लेकिन डेफिनेटली पता है कि कुछ ऐसा होगा जहां पर कोई नहीं होगा वो पता है। सो सोचती हूँ, Awesome. विजन है एक। लेकिन पता नहीं आगे रास्ते कैसे होंगे, लाइक कोलाब्रेशन करेंगे हम किसी कंपनी के साथ, या जो टन्स में लाइक टन्स में तो करना है वो डेफिनेटली, अभी भी 60 टन है और आगे बहुत टन्स में करना है। लेकिन एक गोल भी होता है, लाइक जो प्लास्टिक की सबसे बड़ी कंपनीज होती है ना वो मिलियन टन्स में प्रोडक्शन कर सकती है। और मिलियन टन्स में प्रोडक्शन करने के लिए चीजें कोलाबरेट करना पड़ता है, चीजें डिफाइन करना पड़ता है, रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। तो पता नहीं रास्ते कैसे होंगे, लेकिन वो करना है मिलियन टन्स में राइट. आई 10 आई साल लाइक के द बाद स्पिरिट ऑफ दैट थिंग कि
उतना पता है जहाँ कोई नहीं होगा वहां होना है. राइट। So that's a wonderful like way to put that. You are open to lot of things, and ऐसा नहीं है कि एक बाउंड्री तक है चीजें, राइट? बट राइट। एक विजन के साथ there is a goal to राइट। move forward. Yes. So that's amazing. And I think, Bindi, we always ask founders one question कि आप सस्टेनेबिलिटी प्रमोट कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग इनोवेशन एंड यू वांट टू कि लाइक सबके पास ये चीज चाहे, बट इन पर्सनल लाइफ आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कौन से फॉलो करते हो? ओके। सो अगर मैं बोलना चाहूँ कि सस्टेनेबल में मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, तो हाँ, अभी मैं जितनी मतलब कैरी बैग्स पहले जैसे यूज करती थी, लाइक नॉर्मल कॉलेज के पहले जब ये स्टार्ट किया था, लाइक सब्जी लेने भी आप जाओ ना, उसको बोलते थे मतलब लोग, लेडीज खास बोलती है, भाई तू अलग अलग करके देना मुझे हर बैग में, ताकि मुझे सॉर्ट आउट ना करना पड़े घर पे जाके, राइट, वो टाइम बच जाए मेरा। तो वो 3 4 अलग अलग थैलियां लेके जाती है अभी भी, वो मैं नहीं करती हूँ। वो समझती हूँ अभी एक कैरी बैग की कीमत क्या होती है, और शायद मैं रीयूज भी बहुत करती हूँ कैरी बैग्स अभी। और अभी तो हम हमारी कैरी बैग्स भी यूज कर रहे हैं जहां पर भी हो सके, जितना भी हो सके। और सस्टेनेबल में ये बोलना चाहोगी कि लाइक जो सिंगल यूज चीजें, लाइक स्ट्रॉ यूज करना या कैरी बैग यूज करके जहां पर भी चाहे मन चाहे फेंक देना। और लाइक पहले एक ऐसा दौर था ना जब समझते नहीं थे चीजें, जब छोटे थे, कि मतलब कचरा कहीं पर भी फेंक दिया या कहीं पर भी चीजें रख दी, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। अभी चीजें समझते रहे कि लाइक छोटा सा भी कचरा हो ना, तो वो डस्टबिन में ही जाता है, और वो सही जगह पे वो डालना है। तो वो थोड़ी छोटी छोटी चीज है जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। और ऐसा बोलूंगी कि फॉलो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं बहुत टाइम ढूंढने में लगा रही हूँ लाइक ऐसी चीजें कि वो रिप्लेस ही कर दे। Awesome. ये काफी सही बात है, क्योंकि हम लोग भी पर्सनली बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे कि कुछ सॉल्यूशन नहीं है इसका, बट आई राइट। थिंक स्टेप बाय स्टेप पहले आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हो, और फिर राइट। उसका एक्चुअल सॉल्यूशन निकलता है. सो थैंक्स अ थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस जर्नी. अरे थैंक यू आई सो थिंक मच, मुझे हाँ. अपनी जर्नी सब याद आ गई आज सुबह सुबह। पूरा। इट इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल, क्योंकि एनवायरनमेंट के इश्यूज के बारे में बातें करना, कंप्लेंट्स करना, इट्स वेरी कॉमन एंड इजी, बट सच में उसका सॉल्यूशन इस ग्राउंड लेवल पे निकालना, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट. यस। थैंक So यू सो मच। yeah, thanks for giving us inspiration on that. Yeah. Yeah. And one last question, I said it is a हाँ। request कि what is your message to our audience, like what would you pass it out there? ओके। सो ऑडियंस में मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी मतलब मैं अभी देख रही हूँ जैसे दौर चल रहा है, कि जो स्टूडेंट स्टार्टअप है या जैसे हम जैसे यंग लोग हैं, वो बहुत स्टार्टअप की और अभी बढ़ना चाहते हैं, राइट। तो मैं ये मैसेज दूंगी कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, और अब अगर आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, राइट, सबकी अलग अलग होती है, लाइक एनवायरमेंट और टेक और कुछ भी। तो अगर आपके पास वो इंटरेस्ट है, आपको पता है कि वो मतलब मैं जिंदगी भर वो कर सकता हूँ, और कोई एक अलग आइडिया है, तो आप डेफिनेटली वो चीज जल्द से जल्द करना स्टार्ट करें। ताकि मैं बोलना चाहूंगी कि रिसर्च मतलब पीएचडी हर यूनिवर्सिटी में हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो शायद नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन क्या वो रिसर्च का 1% भी कमर्शियलाइज होता है? सो वो एक सोचने वाली चीज है। नॉट इवन 1% रिसर्च इन इंडिया इज कमर्शियलाइज, राइट। और कमर्शियलाइज करने के बाद भी वो सक्सेस करना और वो टिके रहना। सो वो अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। और आप मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे जॉब करके मेरी फैमिली चलानी है, नहीं, आपको स्टार्टअप करके आपकी कंपनी करके दूसरी 10 का फैमिली को चलाना है, वो गोल रखिए। और जो मतलब अगर ऐसी कोई भी चीजें हैं तो मतलब स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मतलब जब से स्टार्ट किया वो ही एक नया दिन होता है। तो कभी भी आप कर सकते हो, और डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि तभी इंडिया आगे बढ़ेगा, ना कि सब चीजें फॉलो करने में, कुछ नया करने में ही आगे बढ़ेगा। Right, very well said, I think. बहुत सिंपल एंड बहुत इफेक्टिव वे, probably
मेरे लिए भी ये चीज थोड़ा सा फॉर इंस्पिरेशन था, द वे यू हैव स्पीकन दिस आउट। तो Yep. या, And I थैंक think India, the stage that we are at as a country, कि अभी वो दौर है कि like if we bring more such solution, we can actually राइट be the leading nation, not just for the sake of being a leading nation, like actually हमारे कंट्री के लोगों के सबसे ज्यादा फायदा है। राइट। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है on और China सब and other चीजें countries फॉलो कर for रहे हैं, राइट, सब yeah चीजें फॉलो कर रहे हैं कि ये मतलब जॉब है, एक अच्छी जॉब है, इतनी सैलरी है, तो फिर क्यों मतलब चीजें yeah करनी है। और हमारे पास रिसोर्सेज सब है, इट्स जस्ट कि राइट, कोई अभी है, पहले, इस टाइप का इनोवेशन आ जाए। राइट, अभी बहुत रिसोर्सेज है और बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, पहले शायद इतना नहीं था, राइट, पहले या इतनी या ग्रांट्स नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पहले कुछ नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। ट्रू ट्रू awesome awesome I think okay I think we'll wrap up the call but बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, बहुत बातें कर सकते हैं, इट्स जस्ट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। यस। बट थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर जर्नी, दिस मैसेजेस काफी फंडामेंटल चीजें थी जो आई थिंक बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि लॉट ऑफ यंग फोक्स लाइक आवर सेल्स उनको ये रियल स्टोरी उनको जाननी होती है कि कैसे कोई एक बंदा राइट। ये टाइप की चीजें स्केल कर सकता है, एंड देन मे बी आपसे इंस्पायर होके भी बहुत सारे लोग कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस दिस थैंक टाइम यू सो मच। एंड या ऑल द बेस्ट टू इकोरेक्ट टीम। यस।